दोस्तों नमस्कार। आज 1 मई है और इंडियन एक्सप्रेस में जो हमारे बीपीएससी का पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो पहला न्यूज़ है उसमें हम देखेंगे कि जो चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट्स जो 6 महीने तक वहाँ पे जो चाइना का अपना स्पेस स्टेशन है वहाँ पर रह के जो अभी लौटे हैं, ये सक्सेसफुली उनको यहाँ पे रिसीव कर लिया गया है। ठीक है, तो सेंजाओ 17 स्पेसशिप से ये जो एस्ट्रोनॉट वहाँ पे थे, लगभग 6 महीने से जो अलग अलग तरह के वहाँ पे स्पेस एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, वो लौट कर आ गए हैं। अभी आपको ध्यान होगा कि अभी 2 दिन पहले चाइना ने सेंजाओ 18 स्पेस क्राफ्ट से 3 एस्ट्रोनॉट्स को वहाँ भेजा था। तो वहाँ 17 वाले पहले से थे, तो उस क्रू को 17 वाले क्रू ने 18 वाले क्रू को रिसीव किया और जो वहाँ पे जो भी ऑपरेशन थे इनको हैंड ओवर किया और वो फिर 17 वाले यहाँ वापस आ गए हैं। और आपको पता होगा चाइना ने अपना स्पेस स्टेशन बना लिया है और ये इस इमेज में आप उसको देख सकते हैं। और चाइना का जो स्पेस स्टेशन है उसका नाम है तियांगोंग। ये उनका अपना स्पेस स्टेशन है। पहले तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ही उनका कोलैबोरेशन था, लेकिन आपको ध्यान होगा कि 2011 में नासा का जो कोलैबोरेशन था चाइनीज़ स्पेस प्रोग्राम से, उसको उन्होंने एक तरह से बैन लगा दिया गया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे। और ये लगभग 2022 में इनका अपना स्टेशन बनकर तैयार हो गया है और वो है जिसका नाम है तियांगोंग। ठीक है, और चाइना अपनी इस तियांगोंग से नासा के जो एक तरह से मार्केट है उसको एक तरह से कंपटीशन भी दे रहा है। और इन्होंने कहा है चाइना ने कि जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, उनको भी हम होस्ट करना चाहते हैं। तो टूरिस्ट विजिट्स के लिए भी अब चाइना उसके तैयारी कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इमेज अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जो हमारे 26वें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हुए हैं, जिनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी, उन्होंने आज से अपना कार्यभार संभाल लिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सब पॉलिटिकल एक ये केस अभी आपने ध्यान में होगा कि काफ़ी ज़्यादा ये डिबेट में बना हुआ है, जिसमें एस्ट्राजेनेका के बारे में न्यूज़ है। इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। तो इसका बैकग्राउंड आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो एस्ट्राजेनेका कंपनी है, उन्होंने पहली बार ये एडमिट किया है कि जो उनकी जो वैक्सीन है, जो कोविड-19 के खिलाफ उन्होंने जो वैक्सीन बनाई है, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो अब मामला कैसे आया? तो एस्ट्राजेनेका के खिलाफ ब्रिटेन के एक आदमी है जिनका नाम है जेमी स्कॉट, उन्होंने केस दर्ज करवाया है इसके खिलाफ वहाँ की हाई कोर्ट में। और उन्होंने ये कहा है कि हमने वो लगवाया इनकी वैक्सीन और जिसकी वजह से हमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हो गया। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम की बात करें तो इसमें बॉडी में जो ब्लड के क्लॉट्स बनने लगते हैं और जो प्लेटलेट्स होता है उसके नंबर्स बहुत ज़्यादा गिरने लगते हैं, मतलब उनके नंबर्स कम होने लगते हैं। और क्लॉट अगर बन जा रहा है जगह जगह, तो इससे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अफेक्ट हो जाता है और ब्रेन स्ट्रोक की भी संभावनाएं बहुत तेज़ी से बन जाती हैं। तो पहले तो इनकार करती रही एस्ट्राजेनेका, लेकिन जब बातें कोर्ट में गई तो अब उन्होंने ये पहली बार स्वीकार किया है कि हाँ, हमारी वैक्सीन से ऐसे ऐसे केसेस आए। इसके लिए हम अब आगे हम लोग इसको एडिटोरियल में भी डील करेंगे, लेकिन यही बात है कि कोर्ट में अपने पहली बार उन्होंने बातें इसकी रखी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हाँ, थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट इसके हुए हैं। और ये नहीं है कि जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की बात जो कही जा रही है, ऐसा नहीं है कि केवल हमारी वैक्सीन से ही होता है, वो आदमी को नॉर्मल केसेस में हो सकता है। और अपने पक्ष में बहुत सारी बातें रखी। इसमें से एक बात इन्होंने ये भी कहा कि कोविड-19 के पीरियड में हमने दुनिया भर में 60 लाख से ज़्यादा लोगों की जानें बचाई हैं। ठीक है, और इसी एस्ट्राजेनेका ने अपने इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है पुणे में जो है, उसके साथ मिलकर इन्होंने कौन सी वैक्सीन बनाई थी? वो बनाई थी कोविशील्ड। ठीक है, आगे इसके एक
आर्टिकल हम लोग एडिटोरियल में देखेंगे, उसमें और इस पर डिटेल से बातें करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा बहुत बैकग्राउंड आपके लिए जानना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये अभी आपने देखा होगा पिछले 1 वीक से लगभग ये केस रोज़ कुछ ना कुछ इस पे अपडेट सुनने को आ रहा है, क्योंकि आपको ध्यान होगा इसमें अभी सुनवाई चल रही है। जो लार्जर बेंच है एससी की, वो इसके रिगार्डिंग केस को सुनवाई कर रही है डेली बेसिस। और ये डीपीएसपी के एक तरह से एग्जीक्यूशन के रिलेटेड ही ये आर्टिकल है। और डीपीएसपी की जहाँ तक बात करें तो भाग 4 में जो आर्टिकल्स हैं 36 to 51, जिसमें कि आपको डीपीएसपी के रिगार्डिंग बातें हुई हैं। और ख़ास करके जो 39B है, इसमें एक तरह से ये कहा गया है कि सरकार को जो हमारी सोसाइटी है उसके भलाई के लिए जो भौतिक संसाधन हैं उनको उचित तरीके से साझा करने के लिए जो भी वो पॉलिसीज़ फ्रेम करना चाहती हैं उनको पूरी तरीके से राइट है। और इसमें पब्लिक प्रॉपर्टीज़ भी जो है वो शामिल है। ठीक है, जो इसमें निजी स्वामित्व वाली संपत्तियां हैं उनको भी इसमें शामिल किया जा सकता है। और इस पर सुनवाई क्यों हो रही है, तो आपको ध्यान होगा कि 1978 में कर्नाटक सरकार बनाम रंगानाथ रेड्डी का मामला था, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे कृष्णा अय्यर। उन्होंने कहा था अपने फैसले में कि भौतिक संसाधन जो भी हैं उसमें सारे तरह के संसाधन आते हैं, चाहे वो नेचुरल हो या अपने यानी कि मतलब जो सार्वजनिक संपत्ति हो या फिर निजी संपत्ति हो। और उसी में उन्होंने कहा था कि जो आर्टिकल 39B है वो निजी संपत्ति भी भौतिक संसाधनों का हिस्सा है। ठीक है, लेकिन उस समय ये कह रहे हैं कि जो बेंच में और जो जजेस थे वो जस्टिस अय्यर के फैसले से सहमत नहीं थे। ठीक है, तो अभी इस पर सुनवाई चल रही है, जब इसका फाइनल वर्डिक्ट आएगा फिर हम लोग इसको देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अभी रिपोर्ट आई है इसके रिगार्डिंग, जो वेदर है उसके रिगार्डिंग। साउथ एशियन क्लाइमेट आउटलुक फोरम है SASCOF, इसकी जो मीटिंग है अभी पुणे में चल रही है। उसमें उन्होंने ये आशा जताई है कि साउथ एशिया में इस बार जो सीजन आएगा मॉनसून का, उसमें एबव नॉर्मल रेन रहेगी, मतलब सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। इसके रिलेटेड भी एक आर्टिकल हम पढ़ेंगे जिसमें पूरा हम लोग एल नीनो और ला नीना के बारे में जानेंगे, उसमें है। तो इसमें यही कहा जा रहा है आपको कि जो अभी के समय में जो एल नीना कंडीशन है, एल नीनो, वो इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में है। और ये कंडीशन जो अभी एल नीनो की चल रही है वो धीरे धीरे वीक होगी। और वीक होने के बाद जो मानसून की जो अर्लियर शुरुआती मानसून होगा और ज़्यादा वीक हो जाएगी। और जैसे जैसे वीक होगी तो मानसून के सेकेंड हाफ में फिर जो ला नीना वाली कंडीशन है वो आने लगेगी। और जिसकी वजह से जो ये गर्मी एकदम से बढ़ी हुई है, हीट वेव्स चल रहे हैं, तो सूखे की जो स्थिति बन रही है वो ला नीना के आने से वो धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होता जाएगा। और बारिश भी इस बार जो नॉर्मल जो बारिश होती है उससे थोड़ी ज़्यादा होगी। और ये बहुत इसके इफ़ेक्ट होते हैं मानसून के, उसके हमें हम लोग देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप उसके बैकग्राउंड में एक ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं जिसमें ये कहा गया है कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसकी कंडीशन आगे अच्छी ही रहने वाली है। हाँ, इसमें थोड़े बहुत कंसर्न्स भी हैं, लेकिन ये बात कही गई जितने भी जो फोरकास्ट जारी करती है एजेंसीज, चाहे वो IMF हो या ADB हो, ये सारे लोगों ने मिलकर ये कहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है वो इसी पेस में, इससे थोड़ी ज़्यादा पेस में भी आगे ग्रो करती रहेगी। ठीक है, तो अभी हमने जो देखा रिपोर्ट कि जिसमें ये कहा गया कि नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है, तो उसी के बैकग्राउंड में ये बातें यहाँ पे इस आर्टिकल में भी रखी गई है कि जो US नेशनल ओशनिक और एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने भी ये कहा है कि 60% चांसेस हैं कि ला नीना कंडीशन डेवलप हो जाएगा जून और अगस्त के पीरियड में। तो इससे क्या होगा कि अच्छी बारिश होगी और अच्छा मानसून होगा, तो हमारा जो फूड प्रोडक्शन है वो भी अच्छा हो जाएगा। और इसकी वजह से जो रूरल डिमांड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और रूरल डिमांड बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है वो भी रेज हो जाएगी। तो इसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिल जाएगा। और भी कुछ फैक्टर हैं जिसको इन्होंने कंसिडर किया है। और इसमें यह कहा है कि जो बैंक और जो कॉरपोरेट बैलेंस शीट है वो भी अभी हेल्दी कंडीशन में है। ये सारी चीज़ें मिलकर हमारी इकोनॉमी को और बूस्ट ही देने वाली हैं। ठीक है, और कुछ कंसर्न्स भी इन्होंने बताए।
कि अब जो इलेक्शन ओवर होगा तो नई गवर्नमेंट जो भी बनेगी उनको अपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ये आर्टिकल है, काफ़ी स्पेशलिस्ट हैं, सी राजा मोहन उनका है, तो ये ऐसे इनके जो भी आर्टिकल हैं आपको ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने इसमें बातें करी हैं। इन्होंने ये कहा है कि अब जो नई सरकार बनेगी इलेक्शन के बाद, उनकी जो प्रायोरिटी है वो होनी चाहिए कि हमारी जो इकोनॉमी है और नेशनल सिक्योरिटी है उसको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बेस पे कैसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए, उस पे उनका फोकस होना चाहिए। ठीक है, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है और उसके रिलेटेड जो पावर गेम है ना, उसमें सब अपना अपना पार्ट, अपना अपर हैंड रखना चाहते हैं। और एक तरह से जो ये होड़ लगी हुई है ना, इसमें ये कहा जा रहा है कि अब हमारी सरकार भी इसके लिए तैयार हो जाए। ठीक, तो आपको ध्यान होगा कि अभी चाइना चाह रही है कि जो इस फील्ड में जो पहला फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो प्रोडक्शन है उसमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होना चाहिए, और जो ग्लोबल पावर हायरार्की है उसमें उसके टॉप पर कैसे पहुंचा जाए और वह टक्कर सीधा सीधा वाशिंगटन से लिया जाए और उसको पीछे छोड़ा जाए। तो सी जिनपिंग इसकी मुहिम में लगे हुए हैं बिल्कुल, और उन्होंने अभी पिछले कई सीरीज में अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में, अपनी पॉलिसीज़ में इसको पूरी तरीके से इस पर फोकस किया है। ठीक है, और जिसमें उन्होंने एम रखा है कि जो इनका एरिया है, जो रस्ट बेल्ट है, नॉर्थ ईस्ट वाला जो इलाका है, उसको अब साइनिंग टेक बेल्ट में कैसे चेंज किया जाए, उसके लिए वो पॉलिसीज़ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, और इसी को नाम दिया गया है सी जिनपिंग थाउट। ठीक है, और इसमें ये कहा गया है कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी सेक्टर्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, न्यू मटेरियल्स हो गए, कॉमर्शियल स्पेस फ्लाइट हो गया, क्वांटम टेक्नोलॉजी और लाइफ साइंसेज, इसमें कैसे अपना अपर हैंड रखा जाए उसके लिए पॉलिसीज़ ट्विक की जाए, और इसी होड़ में लगे हुए हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि केवल सी जिनपिंग इस होड़ में है। अभी आपको ध्यान होगा जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी उन्होंने इसके लिए भी अपने थोड़े बहुत लेजिस्लेशन अपने भी लेकर आए हैं, जिसमें कि कहा एक है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एक्ट, चिप्स एक्ट और इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, ये सारी चीज़ें लेकर आए हैं। और एक अगर इसको एक कंबाइंड वे में देखेंगे तो ये इनका एक तरह से मस्कुलर इंडस्ट्रियल पॉलिसी होगी, जिसमें इनका जो एम होगा एडवांस टेक्नोलॉजी में जो अमेरिका की जो एक लीडरशिप है उसको फिर से बहाल किया जाए, जो थोड़ा बीच में डवाडोल लग रहा था चाइना के एकदम से राइज से, तो उसको फिर से जो अपनी जगह खाली हुई है उसको फिर से भरा जाए। ठीक है, तो पहले तो उन्होंने ये कहा कि जो चाइना के जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसमें अगर किसी भी तरह से हमारा पैसा जा रहा है या हमारा सपोर्ट जा रहा है उसको रोका जाए, और केवल यूएस की तरफ से नहीं, जो यूएस के जो एलाइज हैं, जो उसके पार्टनर्स हैं, उनके तरफ से भी इसको रोका जाए। उसके लिए उन्होंने बहुत सारी मुहिम चलाई, जैसे एक क्वाड्रिलेटरल फोरम बनाया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान के साथ, और एक चिप 4 अलायंस भी बनाया जिसमें कि यूएस और 3 जो लीडिंग सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ, जिसमें कि जापान है, साउथ कोरिया है और ताइवान है। तो ये, और एक इंडिया की बात करें तो इंडिया के साथ इन्होंने एक एग्रीमेंट किया था आईसेट, जिसको कि कहते हैं क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, तो इंडिया के साथ किया है। तो सीधा सीधा मतलब यही है कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की रेस चल रही है उस पर एक तरह से अपना वर्चस्व बनाने की, उसमें सभी देश लगे हुए हैं। अब चाइना को देखा आपने, यूएस को देखा, अब जो मैक्रोन है, जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी इसी तरह की बात की है। ठीक, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो यूरोप का जो इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी है उसको फिर से स्ट्रेंथन किया जाए, और यूएस और चाइना के जो गैप बना हुआ है, यूएस और चाइना के साथ जो यूरोप के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का, उस गैप को जल्दी से जल्दी भरा जाए। ठीक है, ये बात हुई। चलिए अब बात करें अपनी इंडिया की, तो ये इसमें इन्होंने बताया है कि भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमेशा से अपने डेवलपमेंट स्ट्रेटजी का
पार्ट रहा है। लेकिन अगर हम लास्ट डिकेड की बात करें, जो मोदी रिजीम की बात करें, तो इन्होंने जो डिजिटल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को उन्होंने जो तरह तरह की गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जो एक तरह से डिलीवरी सर्विसेज हैं, उसको उन्होंने उसके साथ कपल कर दिया है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी में खूब सारे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और अब आपको ध्यान होगा कि अभी हमने कुछ दिन पहले सेमीकंडक्टर वाले प्रोजेक्ट की भी चर्चा की थी, जिसमें टाटा असम में एक बहुत बड़ा प्लांट लगाने जा रहा है सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए। तो आप ये देखिए कि ये जो पावर गेम चल रहा है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का, उसमें इंडिया कहीं से पीछे नहीं रहना चाहता है। और इसी तो इसके थ्रू हम भी नहीं चाहते हैं कि जो ये रेस चली है इसमें हम कहीं से पीछे छूट जाए। ठीक है। और आपको ध्यान होगा कि मोदी सरकार की जो फॉरेन पॉलिसी है, उन्होंने इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अच्छा से इंटरवाइंड किया है और बहुत सारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाए यूएस और यूरोप में इसी को रिगार्डिंग। तो हमने इसको अपने डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी में भी रखा है और अपने फॉरेन पॉलिसी में इसको इनकॉर्पोरेट किया है। ठीक है। और अगर अब अभी पीछे हमने इसी न्यूज़पेपर डिस्कशन में बात की थी, जो दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके मैनिफेस्टोज में भी साइंस एंड टेक की खूब सारी बातें की गई हैं। और ख़ास करके इन्होंने यहाँ पे बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो की बात की है, जिसमें रखी गई है बात कि इंडिया को लीडिंग स्पेस पावर बनाना है, उसके बाद एक नेशनल रिसर्च और डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, रिसर्च फंड बनाना है और क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर एक नए मिशन को लॉन्च करने की बात की है। ठीक। तो अब यही कह रहे हैं कि जो नया ग्लोबल रेस चला हुआ है, न्यू प्रोडक्टिव फोर्स, यही सी जिनपिंग ने एक नया टर्म दिया है। तो उसके लिए जो ग्लोबल रेस चल रही है, तो अब हमें अपने भी सारे हथियार तैयार रखने होंगे इसमें भाग लेने के लिए। और पहली बात तो ये है कि जो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसमें हमें सबसे पहले ध्यान देने वाली चीज़ है जो हमारा नेशनल एक्सपेंडिचर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और प्राइवेट सेक्टर को रिसर्च डेवलपमेंट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर को पुश देने की ज़रूरत है। तो ये बात है। ठीक है। तो यही आर्टिकल था इनके, और ये सब आप बिल्कुल मेंस में आंसर राइटिंग में अच्छे से कोट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये एक न्यूज़ था जिसमें कि अभी कोर्ट ने वहाँ पे सुनवाई, इसमें ये कहा गया है, सीधा सीधा इसको समझिए, कि बैंक को जो एलओसी जारी करवाते हैं, लुकआउट सर्कुलर, जो बड़े उनके लोन डिफॉल्टर हैं, उनको विदेश जाने से रोकने के लिए या उनके फॉरेन ट्रेवल्स को रोकने के लिए एलओसी मतलब जारी करवाने के लिए रिक्वेस्ट डालने की भी किसी भी तरह से कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और उनको ये करने का अधिकार नहीं है, यही कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने कहा अगर आप इस तरह के टैक्टिक्स अपनाते हो तो ये सही नहीं है, थोड़ी कठोर कार्रवाई हो जाएगी। तो ये बात इसमें रखी गई है। चलिए, ये था, अभी हमने बात की कोविशील्ड के बारे में, है ना। तो इसमें एक आप इंडिया के कंसर्न में देखेंगे आप, तो ये देखेंगे कि भारत सरकार ने कहा है कि 175 करोड़ कोविशील्ड डोज इंडिया में लगाए गए हैं। और अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो 2021 के मार्च में मई में ये कहा गया है कि जो इस तरह के जो साइड इफ़ेक्ट वाली जो टीटीएस वाला है, मतलब जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया वाली सिंड्रोम वाली जो सिचुएशन हो जा रही है, कंडीशन हो जा रही है, उसके रिलेटेड अगर आप देखेंगे तो 1 मिलियन डोज पे मात्र 0.61 केस इस तरह के आए हैं। और ये कहा गया है कि उनकी तरफ से कि रिस्क तो है, लेकिन रिवार्ड जो इसके मिलना है इसके बदले वो काफ़ी बड़ा है। तो ठीक है, केसेस हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन लार्जर पिक्चर देखें अगर, तो हम देख रहे हैं इससे बेनिफिट ज़्यादा है। और 1 मिलियन डोज पे मात्र 0.61 केस इस तरह के जो इसके साइड इफ़ेक्ट के हो रहे हैं। और जो हमारी कमेटी है एडवर्स इवेंट्स की, इम्यूनाइजेशन के बाद इन्होंने कहा है कि 36 टीटीएस केसेस अभी तक कोविशील्ड के रिलेटेड आ चुके हैं। और जो लास्ट रिपोर्ट इन्होंने जून 2023 में पब्लिक की थी, उसमें कहा था कि इस तरह से केसेस से 18 डेथ इन्होंने रिपोर्ट करा है। और उसी ये सारी बातें कोविशील्ड की है। जो कोवैक्सीन है
उससे उन्होंने इस तरह के अभी किसी भी केस की बातें अभी पुष्टि नहीं हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो अभी हम अल नीनो और ला नीना की बात कर रहे थे, अभी आगे भी हमने देखा, तो उसी के सॉरी पीछे भी देखा था अभी हमने, जिसमें ये कहा गया था कि इस बार कंडीशन इसकी अल नीनो की वीकेंड होगी और ला नीना का जो रिवर्सल होगा उसकी वजह से मानसून हमारा नॉर्मल से ज़्यादा बारिश लेकर आएगा। अब थोड़ा इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो जो IMD की तरफ से जो डेटा रिलीज किया गया है उसमें ये कहा गया कि भारत के बहुत सारे एरियाज़ में हीट वेव की कंडीशन देखने को मिली है और वो काफ़ी सीवियर भी देखने को मिली है कहीं कहीं, खास करके जो गैंगेटिक वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, उड़ीसा है, इसमें सीवियर हीट वेव देखे गए और टेम्परेचर भी नॉर्मल से कहीं ज़्यादा रहा और कहीं कहीं 47.2 टेम्परेचर भी देखा गया। ठीक है, अब इसकी बात करें किस एरिया, कौन कौन सा एरिया है जो हीट वेव के प्रति बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो एक जोन बताया गया है कोर हीट वेव जोन CHZ, और इसमें एरिया कौन कौन से आते हैं, तो इसमें आते हैं नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल एंड ईस्ट एशिया और साथ ही नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुला। ठीक है, ये सारे मिलकर एक वो बनाते हैं, एरिया बनाते हैं कोर हीट वेव जोन, जहाँ पे कि मार्च से लेकर जून तक और जुलाई तक कहीं कहीं जो समर सीजन है उस पीरियड में हीट वेव के कंडीशन देखने को मिलते हैं। और स्टेट्स की बात करें तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, ये सारे जो हैं यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब जो IMD की तरफ से जो कंडीशंस रखी गई हैं कि किसको आप हीट वेव डिक्लेयर करेंगे, तो उन्होंने 3 एरियाज़ के लिए 3 कंडीशन बताई हैं। अगर प्लेन वाला एरिया है, मैदानी भाग जो है उनके लिए है, तो वहाँ पे किसी पार्टिकुलर स्टेशन पे 40 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर अगर पहुँच जाता है वो हो, अगर प्लेन की बात है मतलब मैदानी इलाके की बात करें, और अगर कोस्टल एरिया जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 37 टच कर गया हो, और जो पहाड़ी इलाके हैं, हिली रीजन्स हैं, वहाँ पर अगर 30 डिग्री टेम्परेचर मैक्सिमम टच कर गया हो, तो उस कंडीशन को IMF की डिफिनीशन के हिसाब से आप हीट वेव कहेंगे। और अगर सीवियर हीट वेव की बात करें तो नॉर्मल टेम्परेचर जो है उससे जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा उसको हम कंसीडर करेंगे। अगर 4.5 से लेकर 6.4 मतलब 4.5 से लेकर 6.4 तक का वेरिएशन आएगा नॉर्मल टेम्परेचर से, तो उसको हम कहेंगे नॉर्मल हीट वेव। और अगर 6.4 से भी ज़्यादा डिफरेंस है आपके टेम्परेचर में, तो वहाँ पे आप इसको कहेंगे सीवियर हीट वेव। ठीक है, और एक्चुअल जो मैक्सिमम टेम्परेचर है इसके हिसाब से भी कह सकते हैं आप हीट वेव को डिफाइन कर सकते हैं। तो मोर देन 45 डिग्री सेल्सियस अगर है तो वो हीट वेव को डिक्लेयर किया जाएगा नॉर्मल, और अगर 47 को भी पार कर जाता है तो वो आपका सीवियर हीट वेव कहलाएगा। ठीक है, तो ये डिफिनेशन उनकी बताई गई है हीट वेव की। और अब ये कहा जा रहा है कि जो अभी अप्रैल के मंथ से हमने देखा हीट वेव है, तो इसके 2 रीज़न बताए गए हैं। जो भारत के बहुत सारे हिस्सों में अभी अप्रैल में ही देखने को मिला है हीट वेव, इसके 2 रीज़न बताए गए हैं। पहला तो ये बताया गया है कि अल नीनो की कंडीशन। अब थोड़ा सा हम अल नीनो को देखते हैं। इसमें हम कहते हैं कि जो इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन आप समझ ले प्रशांत महासागर, तो इसमें जो सरफेस वाटर है वो गर्म होता है, उसमें एबनॉर्मल वार्मिंग होती है। तो इसकी वजह से पूरे दुनिया में और जो मतलब समुद्री इलाके हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है। और ये कंडीशन जो एल नीनो वाली जनरेट हुई है ये आपको जून 2023 में जनरेट हुई है। और इसके कहा जाता है कि एक बार एल नीनो कंडीशन है तो उसके बाद वाले जो साल होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने को मिलता है। ठीक, और हीट वेव्स देखने को मिलते हैं। और प्री मानसून जो रेनफॉल है मतलब मानसून के दस्तक देने से पहले जो बारिश की कंडीशन है उसमें बहुत कमी आ जाती है। पहला कंडीशन तो इन्होंने ये बताया है। और दूसरा कंडीशन ये बताया है कि एंटी साइक्लोन चल रहा है, एंटी साइक्लिक साइक्लोन सिस्टम चल रहा है सदर्न पेनिनसुला और साउथ ईस्टर्न कोस्टल एरियाज़ में। और इसकी वजह से जो अप्रैल का महीना अभी बहुत गर्म गुजरा है उसका रीज़न बताया गया है। और इसमें ये समझाया गया है, इसमें बताया कि एक कंडीशन होती है एयर सब्सिडेंस। इसमें जो एयर है वो अर्थ के सरफेस की तरफ मूव करती है और इसकी वजह से क्या होता है कि सरफेस जो है
वहाँ पे हीट की कंडीशन देखने को मिलती है। और एक और बात, ये जो एंटी साइक्लोनिक एयर फ्लो है, इसकी वजह से कि जो लैंड एरियाज से जो हवा है वो मूव कर रही है सी की तरफ। तो जनरली क्या होता है, जो सी की तरफ से जो हवा आती है, चूंकि सी में पूरा पानी वो है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ से जो लैंड की तरफ हवा आती है उससे आपको थोड़ी ठंडक की एहसास होती है। लेकिन चूंकि एंटी साइक्लोनिक एयर फ्लो है तो ये लैंड की तरफ से हवा बढ़ती है, मूव करती है सी की तरफ से, तो जो कूलर सी ब्रीज है वो रुक जा रहा है और इसकी वजह से ही कूलिंग लैंड की दिक्कत हो रही है। ठीक, तो ये कंडीशन दो बताइए, एक अल नीनो की कंडीशन और दूसरा कंडीशन ये जो एंटी साइक्लोनिक एयर फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से एयर लैंड से सी की तरफ मूव कर रही है और इसकी वजह से हमें यहाँ पे गर्मी देखने को मिली है। ठीक है, और अगर हम इसको सिंपल वर्ड में डिफाइन करें अल नीनो और ला नीना को, तो ये कहेंगे कि जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है, जो पूर्वी प्रशांत महासागर है, वहाँ के वाटर टेम्परेचर में इंक्रीज हो रहा है वो, और ला नीना की बात करेंगे तो जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है, पश्चिमी प्रशांत महासागर है, वहाँ के वाटर टेम्परेचर में जो चेंजेस आ रहे हैं उसी को अल नीनो और ला नीना कहेंगे। और अल नीनो में आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी का कंडीशन होता है और इसकी वजह से जो ओशन के जो इकोसिस्टम है, जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है, उस पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है अल नीनो का, जिसकी वजह से जो फिशेस हैं, जो प्लैंकटन्स हैं, जो सी एनिमल्स हैं, समुद्री जीव जंतु हैं, तो ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उनकी मौत होने लगती है। ठीक, और अल नीनो की कंडीशन की वजह से जो पूर्वी प्रशांत महासागर है उसमें खूब ज़्यादा बारिश भी देखने को मिलती है, अतिवृष्टि, और पश्चिमी प्रशांत महासागर में सूखे की स्थिति हो जाती है। ठीक, और इसकी वजह से जो पूरा दक्षिण पूर्व एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया वाला जो रीजन है, जिसमें इंडोनेशिया है, भारत है, बांग्लादेश में, इसमें आपको सूखे की कंडीशन देखने को मिलती है। और जब आपका जो ईस्ट पैसिफिक ओशन है, यानी जो पूर्वी प्रशांत महासागर है, जो ये अल नीनो वाला जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे अगर ख़त्म होता चला जाता है, तब जनरेट होता है आपको ला नीना, जो कि जनरेट होता है पश्चिमी प्रशांत महासागर यानी वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। और ला नीनो की वजह से आप सीधे समझ लीजिए कि जो गर्मी वगैरह देखने को मिली थी एल नीनो में, उसके उल्टे अब नॉर्मल जो मौसम है, अच्छा मौसम है, वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ, तो अब ये आज के न्यूज़ में यही था। तो अभी आप में से बहुत से लोगों का कंसर्न था, जो निपुण का हमारा नया बैच आ रहा है उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, जो कि अभी आज ही से स्टार्ट हुई है, जिसमें आपको IR, DI, पॉलिटी, जियो और ऐसे के होंगे, और टोटल इसमें आपको 12 टेस्ट होंगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो वो होगा आपको 16। आपको देखिए इसी तरह से वीक 1, वीक 2 इस तरह का आपका शेड्यूल बनाया हुआ है, आपको सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो जाएंगे और बिल्कुल मिनिमम फ़ी पे है। आप यहाँ से इनरोल कर सकते हैं और ये हमारा पोर्टल है और हेल्प डेस्क का नंबर है, कोई भी क्वेरी है आप इस पर डाल सकते हैं। चलिए, जाते जाते आपको लेबर डे की बहुत बधाई। आपको इस कार्टून के साथ छोड़ जाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।